ये सुधार हो रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, रसोई गैस के दाम बढ़ा दो, रसोई गैस का जो कोटा मिलता था उसको कम कर दो। जिस जिस नीति से आम आदमी को तकलीफ पहुंच सकती है, गृहिणी को तकलीफ पहुंच सकती है, किसान को तकलीफ पहुंच सकती है, आम नागरिक को तकलीफ पहुंच सकती है, उसका नाम दे दिया इस सरकार ने कि यह आर्थिक विकास है और आर्थिक सुधार है। सुधार से तो जनता को लाभ होता है, ऐसा नुकसान नहीं होता। यह परिस्थिति अर्थव्यवस्था की करती है। सुरक्षा की परिस्थिति हम देख चुके हैं, नेतृत्व है नहीं, लेकिन एक मामले में यह सरकार अगर सबसे आगे रही है तो पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ाने में। अगर कहीं आप जिक्र कर रहे थे कॉमनवेल्थ खेलों का, आज कोई याद नहीं करता कॉमनवेल्थ खेल को कि भारत को कितने मेडल मिले। आज याद करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर कितना अधिक घोटाला हिंदुस्तान के अंदर हुआ। आप कल्पना कीजिए, राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स के मामले में बदनाम हुई और चुनाव हार गई। बोफोर्स में कमीशन खाई गई। कितनी कमीशन थी? 64 करोड़ रुपया। सरकारी खजाने से 64 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कमीशन खाई गई, भ्रष्टाचार हुआ, तो केंद्र की सरकार आज से 23 साल पहले चुनाव हार गई। आज क्या परिस्थिति है कि 2G स्पेक्ट्रम के मामले में कितना घाटा हुआ? 1,76,000 करोड़। आपको लोगों को नीलाम करना था, बेचना था, जो आज की कीमत है उसके ऊपर बेच देते। उस वक्त के इस सरकार के मंत्री तक गिरफ्तार हो गए, अधिकारी गिरफ्तार हो गए, सीबीआई को केस डालने पड़े, कुछ के खिलाफ तो आधे अधूरे केस डाले। लेकिन 64 करोड़ पे सरकार चली गई और 1,76,000 करोड़, जितनी ब्रह्म सिंह जी सड़कों की यहां बात कर रहे थे ना आप, तो इस क्षेत्र को 25-50 करोड़ रुपया मिल जाए तो पूरे इस आपके विधानसभा क्षेत्र का कल्याण हो सकता था। कॉमनवेल्थ खेल 70,000 करोड़। और आपने परिस्थिति भ्रष्टाचार पे इतनी कर दी कि इस देश की जनता सड़कों पे उतर आई, बोट क्लब पे आ गई, जंतर मंतर पे आ गई कि कोई संस्था तो बनाओ लोकपाल जैसी, जो जांच करे, जिसके खिलाफ, बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ शिकायत हो पाए और उसको जेल भेजा जाए। अब वक्त आ गया है इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का, केवल नारे देने का नहीं। और पहली बार इस देश की जनता की ताकत क्या है, पहले भी इतिहास में हमने देखी है। गांधी जी आंदोलन करते थे तो जनता सड़क पे आ जाती थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सड़क पे आ गई थी। लोग अपने आप सड़कों पे आ गए। जिस मासूम बेटी का जिक्र विजेंद्र अभी कर रहे थे, कोई नेता नहीं था उस आंदोलन का। ये कोई अमीर लोग, कोई मध्यम वर्गीय नहीं, हर वर्ग के लोग थे। मैं देश के अन्य शहरों में जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि उस बेटी के साथ जो हुआ, दिल्ली में तो बहुत विरोध था, आपके शहर में, उन्होंने कहा हमारे शहर में भी ये स्थिति थी। पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया। और इस हिंदुस्तान के खड़े हो जाने से यह स्पष्ट हो गया कि अब इस देश की जनता किसी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं करेगी। उस बेटी के साथ अगर अत्याचार हुआ तो पूरे देश की जनता खड़ी हो गई, वो एकाएक इस देश की बेटी बन गई। भ्रष्टाचार होगा तो देश की जनता सड़कों पे खड़ी हो जाएगी। यह राजनीतिक परिस्थिति है। कीमतें आसमान छू रही हैं। भ्रष्टाचार से सरकार की विश्वसनीयता बिगड़ चुकी है। सरकार के खिलाफ आक्रोश सड़क सड़क के ऊपर नजर आता है। केवल विजेंद्र जी,
अपने संगठन को जैसे सक्रिय रखा है और सक्रिय रखे, ताकि इस परिस्थिति की चुनौती को स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता तैयार रहे। आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की तरफ देख रही है और आज जिम्मेवारी हमारे कदमों पर है, हमारे कंधों पर है कि इस चुनौती को हम स्वीकार करें और अगले कुछ महीने, जब तक दिल्ली का चुनाव नहीं होता, अन्य राज्यों का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हम 365 दिन सड़कों पे रहें, जनता की आवाज बन के रहें और एक बार फिर वो 1977 वाली स्थिति आएगी। मुझे याद है ब्रह्म सिंह जी अकेले लड़ पड़े थे 1977 में, बहुत नौजवान थे। मैं पहली बार उनसे तब मिला था और अकेले लड़ पड़े और बहुत बड़ी मात्रा से जीत गए थे। जब जनता तय कर लेती है तो फिर एक नया इतिहास लिखा जाता है। अब इस नए इतिहास के लिए हम तैयार रहे। अनुराग ठाकुर जी, युवा मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका इसमें रहेगी। ये नौजवान जो अपने आप बिना नेताओं के सड़कों पर उतर आए हैं, ये भी नेतृत्व की तलाश में हैं। आप जैसे नौजवानों का नेतृत्व इनको मिलेगा तो निश्चित रूप से इस सत्ता और व्यवस्था को बदलने में ये अपना योगदान देंगे। ब्रह्म सिंह जी, आपने मुझे आमंत्रित किया और 2 बार पहले ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था मुझे, एक बार आपकी वजह से और एक बार बाहर जाने की वजह से। मुझे लगता है वो कमी भी पूरी हो गई। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद श्री आजाद सिंह जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी, इस रैली का आयोजन करने का जिनको श्रेय मिलता है, ऐसे हम लोगों के बहुत पुराने सहयोगी चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी, श्री विजय जौली, श्री सत्यप्रकाश राणा जी, बहन सरिता जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के विभिन्न नेतागण, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं ब्रह्म सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि पार्टी को मजबूती देने के लिए इस विशाल रैली का उन्होंने आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन पूरे देश भर में अब बढ़ता जा रहा है। पार्टी की गतिविधियां भी बढ़ती हैं और दिल्ली में तो विशेष रूप से मैं बधाई दूंगा और अभिनंदन करूंगा श्री विजेंद्र गुप्ता जी का कि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी को सुबह शाम 24 घंटे 365 दिन उन्होंने सक्रिय रखा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दिल्ली के संगठन का कोई ना कोई विशाल आयोजन दिल्ली में नहीं होता। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से नगर निगम के चुनावों में तीनों निगमों में पार्टी की भारी विजय हुई थी, अब 2 चुनाव आने वाले हैं और संभवतः दोनों इसी वर्ष में हो जाएं, दिल्ली की विधानसभा का और लोकसभा का। लोकसभा 2014 तक चलेगी कि नहीं चलेगी, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह है और इसलिए पार्टी को मजबूत रहना, संगठित रहना और सक्रिय रहना ये अपने आप में बहुत आवश्यक है। ब्रह्म सिंह जी ने इस क्षेत्र की पूरी गाथा सुना दी। विजेंद्र जी ने दिल्ली की क्या परिस्थिति है इसके ऊपर प्रकाश डाला। लेकिन सच में सारे देश की परिस्थिति है। आजादी के बाद से आज तक जब इतिहासकार इतिहास लिखेंगे
और इस फेज का जिक्र आएगा तो ये ऐसा दौर है हमारे इतिहास का जिससे गुजर रहे हैं जो नेतृत्वहीन है। सरकार केंद्र की चलती है तो सरकार में निर्णय ले पाना, कठिन और कठोर निर्णय ले पाना, उनको लागू कर पाना और देश की जनता को प्रेरित कर पाना, ये क्षमता समाप्त हो चुकी है। कोई सरकार चलाने के लिए नेतृत्व चाहिए होता है, सरकार की स्पष्ट नीति चाहिए होती है, नेतृत्व की विश्वसनीयता चाहिए होती है और एक दिशा चाहिए होती है जो देश को दी जा सके। लेकिन देश के अंदर तो एक निराशा का माहौल है। किसी भी मापदंड को देख लीजिए, 5-6 दिन पहले पाकिस्तान जो इस देश से न जाने कितने युद्ध हार चुका है, जिसने आतंकवाद की लड़ाई युद्ध हारने के बाद इस देश के खिलाफ छोड़ी थी, वो आतंकवाद की लड़ाई भी हारा। जब जब आतंकवादी आते थे और आतंक मचाते थे तो हमारे सैनिक, हमारे नागरिक, हमारे पुलिस अधिकारी उनसे संघर्ष करते थे। संसद पे आक्रमण हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान दे दी, किसी सांसद को मरने नहीं दिया। लेकिन वो देश इतनी हिम्मत कर पाए कि हिंदुस्तान उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहे, कठोरता के शब्द ना कहने की स्थिति में हो और उनके सैनिक हमारी भूमि में आ जाएं, हमारे 2 सैनिकों का सर काट दें और सर काट के एक का सर भी साथ ले जाएं। ऐसा अपमान इस देश का आज तक नहीं हुआ। और खेद इस बात का है कि ये घटना हुए आज 6 दिन हो गए, देश का किसी लोकतंत्र में सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री होता है, कोई वक्तव्य नहीं, देश को प्रेरित करने का कोई प्रयास नहीं। पाकिस्तान के साथ बातचीत किस दिशा में जाएगी, होगी या नहीं होगी, उनको संदेश देने की क्या आवश्यकता है, सरकार की ओर से इसका कोई संदेश नहीं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि किसी भी क्षेत्र में ले लें, नक्सलवादी आते हैं तो सीआरपीएफ जवानों को मार के उनके शरीर के अंदर बारूद भर देते हैं। जब चिदंबरम साहब देश के गृह मंत्री बने, 3 साल रहे, अब हट गए, वित्त मंत्री बन गए, तो पहले 4-6 महीने बहुत कठोर आवाज में नक्सलपंथियों के खिलाफ बोलते थे। कांग्रेस पार्टी के भीतर से उनकी नीति का विरोध होने लग पड़ा। जैसे आतंक के बाद नरम नीति थी, जैसे पाकिस्तान के प्रति नरम नीति है, नक्सलपंथियों के खिलाफ भी नरम नीति का आवाज इस सरकार ने दे दिया। और परिस्थिति यह हुई कि इस देश के संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करने की इच्छा रखने वाले वो संगठन देश के अंदर लगभग 150-200 जिलों के अंदर ताकतवर हो रहे हैं। कई जिले तो ऐसे हैं जहां लोगों से टैक्स भी वो वसूल करते हैं, हुकूमत भी उनकी चलती है। जहां एक तरफ सीमा पार से आने वाला आतंकवाद हो, जहां एक तरफ पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो जिसने आज तक ये स्वीकार नहीं किया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, जहां एक तरफ नक्सलवादी इस देश को तोड़ना और यहां के लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हों, जहां एक तरफ बांग्लादेश से आए हुए गैर कानूनी घुसपैठिए इस देश की जनसंख्या संतुलन को बदलने का प्रयास कर रहे हों। असम में जो आज से 3 महीने पहले संघर्ष हुआ, बोडो के क्षेत्र में
ऐसे क्षेत्र भी थे, 2 जिले थे जहां 80%, 70% तक बोडो की स्थानीय आबादी कम हो गई थी और बांग्लादेश के घुसपैठियों की आबादी हो गई थी। और स्वाभाविक है कि सामाजिक तनाव होगा, और कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए उस नीति को बढ़ावा दे रही थी। इस परिस्थिति में देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, देश को एक विश्वसनीयता वाली सरकार चाहिए, देश को एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। ऐसा कमजोर नेतृत्व नहीं जिसकी आवाज सुनने को ही देश तरसता रहता हो, कभी तो कुछ बोले, किसी नीति के ऊपर कुछ बोले। आप हालत देखिए देश की क्या है। इस देश की अर्थव्यवस्था पिछले 10-15 सालों से सुधरने लगी थी, लेकिन आज से 4-5 साल पहले यह पहली बार इतिहास में शब्दावली का प्रयोग हुआ कि नीति बनाने के विषय में सरकार को लकवा मार गया। लकवा शरीर को मारता है, सरकार की सोच को नहीं मार सकता। लेकिन दुनिया भर के समाचार पत्र, राजनीतिक विशेषज्ञ अंग्रेजी में लिखते थे, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है भारत में। नेतृत्व की हीनता है, ना नीति बनाते हैं ना लागू करते हैं। देश में निवेश आना कम हो गया, देश में आर्थिक गतिविधि कम हो गई। पूरी दुनिया के सामने जो चित्र रखते थे कि ये देश 8%, 9% विकास दर पे आगे बढ़ेगा, वो 5% पे आगे नहीं। और जब विकास दर कमजोर होती है तो रोजगार भी गिरता है, सरकार की जेब में आने वाला राजस्व और खजाना भी कम होता है, गरीब के लिए योजनाएं भी कम होती हैं। और यह परिस्थिति देश की आ गई। अचानक 6-8 महीने पहले सरकार की नींद खुली कि पूरे देश दुनिया में आलोचना हो रही है, और एक नया नारा दिया, आइए आर्थिक सुधार लागू करने शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी कह रहे थे हमारे साथी रामेश्वर जी बोलते वक्त कि वाजपेयी जी ने सुधार किए, तो कहा इस देश के 7 लाख गांवों को पक्की सड़क के साथ जोड़ दो, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे बना दो। विकास का कार्य होगा, देश की प्रगति होगी। लेकिन एक नई परिभाषा अब विकास की आई। पहली परिभाषा आई कि डीजल के दाम बढ़ा दो,